देखिए ऐसा हम इसलिए करेंगे कि हम आपका चाहते हैं भलाई, अधिक से अधिक जैसे रिजल्ट हो। तो अधिक से अधिक रिजल्ट के लिए हमको हर एक मैटर को लेकर चलना होगा। थोड़ा सा बीच में रहिए, थोड़ा सा बीच में रहिए, फोटो कट रहा है। ठीक है, तो हम ये बता रहे थे कि आप ज्योग्राफी के लिए कुछ चैनल भी देख सकते हैं, जिसमें जहां भी मैप के साथ में बताया जाए वो चैनल आपके लिए बेहतर है। समझ आया? तो हमने कहा कि एनसीईआरटी एगो बात हो गया। दूसरा नंबर, आपका जो भी स्रोत बने सोशल मीडिया का, उस स्रोत के माध्यम से आप नॉलेज लीजिए। उसके साथ साथ जब आप यहाँ कोचिंग सिस्टम में आ रहे हैं, तो उस कोचिंग में हम आपको तो आप बताए ही कि एक टीचर जो इस बात के लिए धुरंधर माने जा रहे हैं, हम आपको लिख के भी भेजे थे कि हम एक अनुभवी टीचर को यहाँ बुलाने वाले हैं। अलग बात है कि टीचिंग मेथड सभी शिक्षकों का एक जैसा नहीं होता, लेकिन उनके पास जो नॉलेज है, ज्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको बता दे रहे कि अगर वो कह दिए कि वाला पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट है, तो मान के चले कि इम्पोर्टेंट है और वो आएगा। समय तो 75 नंबर के लिए उनको और बाकी 75 नंबर के लिए हम एकदम 100% श्योर रहिए कि 150 नंबर में से हम लोग लेके आएंगे लगभग 120, 125, 130 लेके आएंगे। इतना क्षमता रखिए। और हम नाम का पूरा टीचर को पूरा शरीर सहित बुला देंगे, लेकिन अभी जो है, अभी उनके माता जी का तबीयत खराब है और लेके हॉस्पिटल में गए हैं। तो हमसे अभी फोन से बात हुआ तो कहे कि सर आज ना आ पाई, काल आ जाए। अब भाई माता जी का तबीयत खराब है और तबीयत खराब में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ दूसरा बात होता तो हम कहते भी तबीयत खराब है तो हम कुछ ही कर सकते हैं। इसलिए कल आप लोगों के सामने रहेंगे, देखिएगा जिस तरीके से आपको प्रश्न पूछना पूछिएगा। हम आपको बताएं कि सिलेबस क्या होगा, तैयारी कैसे करें, क्या पढ़े। अगर हम जो कह रहे हैं ये वाला बात फॉलो करिएगा, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एनसीईआरटी के जगह पे अगर एससीईआरटी का बुक हो तो भी ठीक है। एससीईआरटी का मतलब जो बिहार के स्कूल चल रहे हैं उसका बुक हो, तो भाई बिहार का एग्जाम होना है। इस वाले बुक और एनसीईआरटी के बुक में अंतर क्या है? कंटेंट्स तो लगभग दोनों के दोनों एक ही बात दिया हुआ है, समझाने का तौर तरीका भी लगभग ठीक ठाक सब दोनों का है। अंतर यह है कि एससीईआरटी का बुक जितना भी एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल बिहार के परिप्रेक्ष्य में लिया है, और एनसीईआरटी का बुक जो है वो जितना भी एग्जाम्पल लिया है वो पूरे देश केंद्र लेवल के, कभी तमिलनाडु का एग्जाम्पल देगा, कभी असम का एग्जाम्पल देगा, इस तरीके से। हालांकि हमारे पास एनसीईआरटी बुक है, उसी को पढ़ रहे हैं। आप एनसीईआरटी चाहे एससीईआरटी दोनों में से कोई भी बुक ले लीजिए और उसको अध्ययन करिए। बिना किसी टीचर के पढ़ाए अध्ययन होगा। हम अपना मेथड अगर बताएं तो हमको क्या लगता है, किताब पढ़ते वक्त उसको रिकॉर्ड मार दीजिए। किताब को पढ़ते वक्त रिकॉर्ड मार देंगे, और रिकॉर्ड मारने से क्या होगा, अगर उसको रिकॉर्ड कर दिए तो दोबारा उसको सुनने की आवश्यकता नहीं, सॉरी दोबारा उस किताब को लेके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कान में लगाए आप गेहूं काटने चल गए, कोई दिक्कत नहीं है। कान में लगाए कहीं हितई नतई में चल गए, पढ़ाई हमारा चल रहा है। अरे उसमें से आधे घंटे के उस बकबक में से 20 को बात तो समझ में आएगा। हमारा सिस्टम वही है, एक बार पढ़ के मेहनत करके रिकॉर्ड मार दिए, उसके बाद कान में सुनते रहिए, पूरा का पूरा कंटेंट्स आपके पास हो जाएगा। एक आध उपाय आप अपने सृजनशील माइंड से निकाल के देखिए। तो कैसे पढ़े ये बात आपको समझ में आया? एक हेल्प ले सकते हैं कोचिंग का, दूसरा हेल्प ले सकते हैं अपने स्वयं के एनसीईआरटी का। स्वाध्याय बहुत बेहतर चीज होता है। आप लोग बाल विकास शिक्षा शास्त्र में पढ़े भी हुए स्वाध्याय का क्या लाभ होता है। तो एक तो कोचिंग आपको अपने तरफ से मदद करेगा, दूसरा आप स्वयं का मदद अपने से करिए, तब जाके 100% सफलता सुनिश्चित होगा। एक बात कर रहा है सुपर टेट का सिलेबस रहेगा कि बीपीएससी वाला प्रधान शिक्षक, इस मुद्दा पे हम बात कर चुके हैं। एक है कि कितने नंबर का प्रश्न रहेगा, इस मुद्दा पे भी बात हुआ है। कितना नंबर का है? 100 नंबर का या 150 का? चांस है, देखिए कहीं से कोई अपडेट सरकार की तरफ से नहीं है, ये हम अपना अनुमान बता रहे हैं कि 100 नंबर का ना होके 150 नंबर का होना चाहिए।
150 नंबर से कम का एग्जाम नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। और ऐसा एक बेहतर अधिकारी जो ऑलरेडी इस शिक्षा तंत्र में रह चुके थे, उनका भी यही कहना था। ये इस मैटर भी बात हो गया। उसके बाद और कौन सी है जी, पासिंग मार्क क्या होगा। तो पासिंग मार्क रहेगा कि नहीं रहेगा, कुछ लोगों का कहना है। मान लीजिए इस 2.5 लाख लोगों को जो सेलेक्ट करना है, 2.5 लाख लोगों को, और इसमें से फार्म भरने वाले लोगों की संख्या 3 लाख, एग्जाम देने वालों की संख्या 3 लाख। इसमें से ऐसे ऐसे कैंडिडेट जिनका नंबर मान लीजिए कि 150 में से 5 नंबर आया, और 150 में से 5 नंबर में क्या ये भी सेलेक्ट हो जाएंगे। आप लोग बिहार का बीएड का एग्जाम दिए, एंट्रेंस वाला है, 5 नंबर वाला के कोनो ना कोनो रैंक रहेगा, जानते ही नहीं। पास सबे होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। कहता है कि अगर एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हैं ना तो एडमिशन कर लेंगे, सीट नहीं फुल होगा तो खाली एंट्रेंस में आप बैठे हैं ना तब एडमिशन हो जाएगा, ये मुद्दा चलता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि वैसा बात नहीं है, इसके लिए एक मिनिमम कट ऑफ 40-45% जो है वो रहेगा। और इतना तो होता है कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 5% डाउन रहेगा, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 5% अप का सामना करना पड़ेगा। तो वहां पे बात हो रहा था कि पासिंग मार्क क्या होगा। तो पासिंग मार्क वही 45% आप लेके चलिए, 150 में से 45%। अगर 100 नंबर का हुआ तो 45 नंबर लाना अनिवार्य होगा, 100 नंबर में से 45 नंबर। सिलेबस कब से आएगा यो हमसे लोग पूछता है। आए मैंने एक दिन में 13 लोगों का फोन आ रहा है, सर कब से सिलेबस आएगा। अरे दादा बीपीएससी वाला फोन करके अपना बताता थोड़े है कि कब से आएगा। नियमावली तो आ गया, वो तो हम लोग ऐसे ही मांग रखे थे, और भी नियमावली भेजे था ना, लोग खुश था। आज अब सुना कि दोबारा एग्जाम लेगा तो हवा धुआं नहीं था, उसका जो मुंह है एकदम, चेहरा जो है एकदम अन्याय हुआ है। ये न्याय नहीं है, अन्याय है, ऐसा बात होने लगा। उसके ऊपर कुछ नहीं बोले थे। खैर सिलेबस कब से आएगा हम आपको बता दे रहे हैं, अनुमान, अपना अनुमान बता रहे हैं। सिलेबस आने का जो चांस है करीब करीब 5 दिन 8 दिन या हफ्ता दिन मान के चला जाए कि हफ्ता दिन में जिस तरीके का सरकार का रवैया है, जितना तेजी से चल रहा है सब कुछ ले देके। अभी पिछला दिन भी बैठक हुआ था, उस बैठक में लोग निर्णय किया 2-3 गो बिंदु पे। अभी तो हम आपको संशय दिखाएंगे कि कितना इसमें संशय है। अब आप बताइए, एक लोग कहेगा ना कि सब लोग का एक के साथ एग्जाम होगा, प्राइमरी का हो चाहे 6 से 8 का हो, चाहे 9वां 10वां का हो, चाहे 11वां 12वां का, सब कोई का एग्जाम एक के साथ होगा, एक के वाला सिलेबस रहेगा, एक के एग्जाम होगा। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, वरना प्रॉब्लम होगा। देखिए अब आप ही बताइए, हम अगर यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, एक होता है टीचर पीआरटी और एक है टीजीटी और एक है पीजीटी। पीआरटी माने प्राइमरी टीचर और टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और एक हो गया पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। जो लोग हाई स्कूल वाले हैं वो पीजीटी में आएंगे, और जो 6वां 8वां वाले हैं ये टीजीटी में आएंगे ट्रेंड ग्रेजुएट, और ये 1 to 5 वाला पीआरटी में है। इसका लेवल तीनों का एक ही लेवल है जी, तीनों का लेवल अलग अलग है। तो जब लेवल अलग अलग है तो इनका एग्जाम का प्रश्न भी अलग अलग होना चाहिए। एग्जाम का प्रश्न तीनों के लिए एक ही होना सही है, अलग अलग होना। दूसरा बात, अगर इसमें भी अगर हमारे यहाँ का देखा जाए 9 10 और 11 12, 9वां 10वां और 11वां 12वां के लिए शिक्षक जो बनेंगे ये दो लेवल के होते हैं। एक स्टेट पेपर 1 का और एक स्टेट एसटीटी पेपर 2 का। तो हाई वाला पेपर 2 वाला है, हाई वाला पेपर 1 वाला है। ये दोनों का एग्जाम बीपीएससी एक के जैसा क्वेश्चन देके लेगा,
कि दोनों के लिए अलग अलग देगा? अगर अलग अलग देगा तो देख लीजिए 4 लेवल का एग्जाम हो गया। एक तो हो गया 1 से लेकर के 8वां, जो पहला से लेकर के 8वां है, इसमें पेपर 1 और पेपर 2, 1 से 5 और 6 से 8, तो 2 गो एग्जाम ही हो गया। उसके बाद एक ये वाला एग्जाम और एक ये वाला एग्जाम, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 गो एग्जाम हो गया। और प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक सबको बहाली करने का बात कर ही रहा है, कह रहा है कि एक के दिन एग्जाम लेंगे। अब बताइए, हम जो है प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल है, हम 6 से 8 के लिए भी एलिजिबल है, हम 9th 10th के लिए भी एलिजिबल है, और 11वां के लिए भी है। तो हम एक के दिन अगर एग्जाम हुआ तो हम प्राइमरी वाला देंगे, क्या वाला हाई स्कूल वाला देंगे, हाई स्कूल में 9th 10th देंगे कि 11वां देंगे कि पीआरटी देंगे, कौन सी देंगे? एक के दिन एग्जाम होगा। और पूरा अखबार देखिए कि आपको क्या लिखा है कि एक ही दिन एग्जाम लिया जाएगा। तब अगर ये बात सही हुआ, एक के दिन एग्जाम देने का बात हुआ और ये सही हो गया, इसका मतलब कि हम लोग छट जाएंगे। आप 1 to 5 भी पास है और 6 to 8 पास है, तो कोना में एग्जाम दीजिएगा, निर्णय नहीं कर पाइएगा। कोना में दे, कोना में नहीं दे, भाग किस्मत वाला बात हो जाएगा। सब लोग चाहेगा कि बीपीएससी है तो प्राइमरी में चलो हार्ड क्वेश्चन है, पता चला कि ये में ज्यादा लोग संख्या था और इसमें कट ऑफ ज्यादा उठा दिया, और 6 से 8 में कम लोग गया, उकरे में कट ऑफ लो हो गया। ऐसा तो हो सकता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, सरकार को ये वाला रवैया एकदम क्लियर कट करना चाहिए कि भाई एग्जाम सब कोई का अलग अलग होगा, 2 दिन या 3 दिन लगेगा एग्जाम होने में, ये सब करना चाहिए। समझ है? तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं क्या सिलेबस कब से आएगा, ये प्राइमरी अलग हाई स्कूल अलग, सिलेबस क्या रहेगा? एक मुद्दा और है, आप लोग जो यहाँ तैयारी करने आए हैं, आपके मन में भी ये होगा कि सर आप हाई स्कूल वाला तैयारी कर रहे हैं कि प्राइमरी वाला करवा रहे हैं? कौन वाला करवा रहे हैं आप? आएगा कि नहीं आएगा? हम आपको बता रहे हैं अभी कौन वाला नहीं करवा रहे हैं, ना प्राइमरी वाला ना हाई स्कूल वाला। जब तक सिलेबस आ नहीं जाएगा हम आपको अंधेरे में नहीं रख सकते हैं। सिलेबस आ जाएगा कि सबका अलग अलग होगा, तो सबके लिए अलग अलग तैयारी करवाना पड़ेगा। एक के में सब घास पुआर को बैठा के थोड़े पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आप अपने दिमाग से हटा लीजिएगा कि हम प्राइमरी के थे, आई बैठा दिए कोना में हाई स्कूल में, तो हमारा वो पढ़ने से क्या फायदा है? एक लोग फोन किया कि सर जो आप 24 तारीख से एग्जाम ये बैच शुरू कर रहे हैं, कि हम लोगों के लिए कि हाई स्कूल के लिए है? हम कहे कि क्लास में आइए बताएंगे। क्लास में कितना लोगों को हम बताते चले अलग अलग, इसलिए हम कहे कि क्लास में आइए बताएंगे। अभी भले आप लोगों का भीड़ है, लेकिन ये भीड़ बंट जाएगा जब प्राइमरी का अलग हो जाएगा और हाई स्कूल का अलग हो जाएगा। एक बात और है, एक समस्या संशय ये है कि सरकार बार बार बोल रहा है कि हाई स्कूल का एग्जाम पहले लेंगे और प्राइमरी का बाद में। सिलेक्शन पहले करवाएंगे किसका? हाई स्कूल का। तो अभी जो निकालेगा क्या सिर्फ हाई स्कूल 9, 10, 11, 12 का निकलेगा कि प्राइमरी में पहला से लेकर के 8वां तक का भी निकलेगा? ये भी तो समस्या है ना। आपके अनुमान से क्या होना चाहिए? सबका एक साथ आएगा? अभी जो है चांस दिख रहा है कि हाई स्कूल का पहले हो, लेकिन अखबार के न्यूज पढ़ने से तो यही लगा सबका एक साथ होगा। पता नहीं, इसीलिए तो लोग एकदम इधर उधर समझ में कोची करे, लेकिन कुछ हो जाए, सरकार कुछ करे, मुंह मारा है, उसे कोई मतलब नहीं है। सुने बताओ, हकीकत यह है कि चुपचाप आप मन लगा के एनसीईआरटी पे एससीईआरटी पे लग जाइए, वो कुछ वो करे, हमारा पढ़ाई तो बरकरार रहेगा ना। हम अभी से पढ़ना तो शुरू कर दिए ना, पछतावा तो नहीं रहेगा। और अगर प्राइमरी के लिए थोड़ा लेट ले
तो और बढ़िया बात है कि हम बढ़िया से तैयारी कर लेंगे, कहीं से कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं। समझ आया? तो हम लोग बात करते हैं कि प्राइमरी का अलग होगा कि हाई स्कूल का सिलेबस अलग। उसके बाद नियोजित शिक्षक और नए शिक्षक दोनों का एक ही जैसा एग्जाम होगा क्या? ये हम आपको बता रहे हैं। अभी तुरंत कल या परसों के किसी ट्वीट का न्यूज हम देखें, उसमें शिक्षा मंत्री बयान दिए हैं कि हम अभी विचार कर रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक पहले से हैं उन नियोजित शिक्षकों को अलग से विभागीय एग्जाम करवाएंगे और जो है नया बहाली होना है इन लोगों के लिए बीपीएससी से एग्जाम करवाएंगे। माने विभागीय एग्जाम पे विचार मंथन चल रहा है। अब पता नहीं विचार मंथन सही बात है कि गलती बात है कि कौन अपने से वो न्यूज दिया था, ये हमको नहीं पता, लेकिन ये न्यूज हम पढ़े। अगर नियोजित शिक्षक पहले से जो 2011 से या उससे पहले मुखिया बहाली जितना लोग हैं ये लोग बीसी में शामिल होंगे, हम लोग बीसी में शामिल होंगे, तो एग्जाम देने वाले लोगों की संख्या बहुत काफी है। दूसरा बात, क्यों लोग आपसे आपको हकीकत है वो लोग लज्जित महसूस कर रहे हैं कि कहाँ हमनी के दौड़ा होता है, ये सब नायका नायका छकन सब है, उसके दिमाग में एकदम बना हुआ है नायका लैकन सब है हमनी के उड़वा उड़वा जाए जा, ये कैसे वो लोग गुस्सा रहा है। हाँ वो लोग का मैंने यही करा कि हमनी के भाई डायरेक्ट दे दे। एक वो टीचर थे, नाम नहीं लेंगे उनका, वो हमसे आए तो कहे कि जान तरह कंचन टीचर के नौकरी हमनी के सरकार के दुलरुआ है, जाए दुलरुआ नौकरी है, दुलरुआ है। घरे बड़ा हाजिरी बना के अइला और गहूं पटावे चल गुला, और फिर अइला लास्ट में छुट्टी उट्टी करके फिर अपन चल गुला, ऐसे करे। बताइए ये एक शिक्षक का कहना उचित नहीं है। अगर ये बीपीएससी से बहाली होके जाएंगे तब वैसा का टीचर नहीं रहेंगे। अगर ये बीपीएससी से बहाल होके जाने वाले शिक्षक हो गए तो निश्चित तौर पे 2 घंटा 4 घंटा जरूर पढ़ाएंगे, मन ही नहीं लगेगा, इससे गपशप करने में उनको मन नहीं लगेगा। तो नियम को हम देख रहे हैं तो लग रहा है कि नहीं, भविष्य के लिए बहुत बेहतर नियम है। नियोजित शिक्षक और नए शिक्षक का दोनों का एक जैसा एग्जाम होगा। बात तो भाई यही हो रहा है कि दोनों का एग्जाम एक जैसा होगा। एक लोग न्यूज लिख कर पता नहीं अपने से लिखा है कौन कहा था कि नियोजित शिक्षक और इसका दोनों का एग्जाम एक जैसा तो होगा, लेकिन ओनी में निगेटिव मार्किंग ना रही। अब तो नायका वालों में निगेटिव मार्किंग रहे, जो लोग नायका फार्म भरेंगे इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा और नियोजित शिक्षक जो होंगे ओकरा लिए निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ये सब सोशल मीडिया के दौर में, जैसे फैशन के दौर में गारंटी का कोई भरोसा न करे, वैसे ही सोशल मीडिया के इस दौर में न्यूज का कोई ऑथेंटिक भरोसा न करे। एकदम ये बात मान के चलिए, समझ में आया? एक है बिना सिलेबस के कोई क्या पढ़ाता होगा, ये भी मुद्दा हमारे पास में। आप सर सिलेबस सही भी नहीं किया है तो पढ़ाइए कौन चीज, हम के क्लास में ये बताएंगे भाई, कितना लोग को जवाब देंगे। एक बात और है कि जैसे ही बीपीएससी से एग्जाम का बात होना शुरू हुआ, बहुत सारा जो कोचिंग है तुरंत उसी दिन शुरू कर दिए, 2 दिन बाद 3 दिन बाद पोस्टर वोस्टर बनवा के कि बीपीएससी बिहार शिक्षक बीपीएससी वाले एग्जाम के लिए तैयारी शुरू, एडमिशन ओपन, ऐसे ऐसे दे दिए। भाई पहले विचार करिए, पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। पूरा विचार मंथन से लास्ट में निचोड़ यही निकला कि एग्जाम ले देके होगा प्रधान शिक्षक के जैसा, उसके जैसा सिलेबस का। तब लास्ट में निर्णय बना है, वरना रोज आता था फोन, सर काहे नहीं शुरू कर रहे हैं, काहे नहीं शुरू कर रहे हैं। लास्ट में निर्णय हुआ कि अगर ये सिलेबस रहेगा तो भाई बाल विकास और शिक्षा शास्त्र तो पूछेगा ही, और ये पूछेगा तो इसको पढ़ना है। 50% 40% पूछे, मान लीजिए आप लोग नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिए हैं, अच्छा केवीएस दिए हैं, बोलिए केवीएस में एक शिक्षा शास्त्र और बाल विकास का क्वेश्चन था कि नहीं था? अगर यूपी टेट का सुपर टेट भी दिए होंगे तो हमें ही है। मतलब ये है कि हर टीचर के एग्जाम में बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी कभी भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हमको एक बात तो कंफर्म है कि अभी शिक्षक का एग्जाम है,
इसलिए कम से कम ही पूछे, लेकिन पूछेगा तो जरूर है, तो हम वो पढ़ा लेंगे। दूसरा बात कि अगर एग्जाम लेगा बीपीएससी तो इतिहास, भूगोल, नागरिक या साइंस, मैथ, इसको छोड़ के कौन सी पूछेगा? क्या पूछ सकता है? तो सिलेबस आए चाहे ना आए, पढ़ाई आदमी शुरू कर दे। और एनसीईआरटी सभी चीजों का बाप है। एनसीईआरटी बुक जो है वो लगभग सभी एग्जाम के लिए बेहतर बुक है। तब आपको बता दे रहे कि अभी भी सिलेबस नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ाई बंद नहीं करेंगे, पढ़ाई को शुरुआत करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब हम ये कहेंगे कि आपके मन में कोनो शक, संशय या कोनो सवाल है। एक वो सवाल और आया था जो इसमें नहीं लिखे हैं। उस सवाल था कि सर अपियरिंग में है एक व्यक्ति, अपियरिंग में लेकिन सीटेट पास कर गया है। हम मान लीजिए कि अभी डीलेट पास नहीं किए हैं, लेकिन सीटेट का एग्जाम दिया और पास कर गए। तो अब इस वाले सीटेट के एग्जाम से ये जो बीपीएससी का फॉर्म आएगा, ये वाला फॉर्म हम भर सकते हैं कि नहीं? तो हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपके पास में योग्यता है सीटेट और डीएलएड, तो ये हमारा अपना ओपिनियन है, 90% या 95% हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं, इसमें आप बैठ सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ प्रॉब्लम करेगा? प्रॉब्लम करेगा वहां पे अगर आपका डीएलएड का सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग के टाइम में भी नहीं आया, तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी एग्जाम देने का मौका देगा, आपको बीपीएससी में शामिल होने का मौका देगा। नहीं तो आप ये लड़िएगा कि तो हमको सीटेट काहे लिए दिलवाए। भाई सीटेट आप काहे लिए दिलवाए थे? सीटेट दे के पास है, आपका क्राइटेरिया हम पूरा कर रहे हैं। काहे कि बीपीएससी का फॉर्म वही एक यो सवाल आया था। एक लोग हमारे पास में फोन किया, सर आपका सीटेट खत्म हो गया, अब तो बीपीएससी देना है ना। अब कौन कह रहा है खत्म हो गया? तो हाँ सर, हम यही सुने कि बीपीएससी से एग्जाम होगा, आज सीटेट के कोनो वैल्यू नहीं है। हम अधवे सुने हैं। उनकी बेटी सीटेट पास नहीं है और उनके हिसाब से कि पास नहीं, तो अब तो आगे नया नियम बीपीएससी दीजिए। हम कहें कि बीपीएससी में वही लोग बैठेगा जो सीटेट पास है। अब ये नियम आ गया कि सीटेट पास करने के बाद फिर से कोई एग्जाम दीजिए, तब तो करेंगे अच्छा, माने अभी हम सीटेट की तैयारी करवाई पूछिएगा ना हमने कि हाँ। तो संशय में मत रहिए। यहाँ पे डीएलएड का और जो सीटेट का मैटर था कि भाई हम अपेयरिंग में है, क्या कर। एक लोग आए थे, आप लोग में से आया कि नहीं कोई? ये किसका समस्या था? राजा का नहीं आया है। वो 3 दिन हमारे पास में तबाह है, हम कितना समझा दिए। फिर एक ना ली, तब अरे ना ली तो हमारे कॉलेज का हम क्या करे, ना लेगा तो हम आपको अपने तरफ से बताइए रहे कि है मुद्दा है, समझ में। चलिए, और कोनो सवाल आप लोगों के मन में है जो पूछने लायक? हाँ, एगो बात उम्र का है, ध्यान से सुनिए। उम्र वाला जो मैटर है, यह भी मैटर बहुत फंसा हुआ है। कह रहा है ना कि इस बार जो लोग फॉर्म भरेंगे उनको हम 10 वर्ष का छूट दे सकते हैं। जो सीटेट पास हैं 2000 नहीं, मुद्दा था 2012, जो लोग 2012 से पहले वाले हैं उनको 10 वर्ष का छूट दिया हुआ है। और हमारे हिसाब से यह छूट का मैटर पूरा क्लियर नहीं है हमको भी। उम्र वाला इस वाले दिवाली में लिखा है क्या कुछ? शिक्षक है उनके लिए उनको 10 वर्ष का छूट देगा। और बाकी जो बिहार सरकार का रूल रेगुलेशन है नौकरी देने उनके उम्र में, उसी तरीके से रहेगा। नौकरी का कम से कम उम्र तो 21 वर्ष है, अधिक से अधिक उम्र हम आपको बता रहे हैं जो बिहार सरकार में पहले नियम था वो 45 तक था।
एक बक्सर में हम लोग गए थे नियोजन करवाने। बक्सर में एक व्यक्ति जिसका उम्र 45 वर्ष में और 4 दिन बाकी था, और ज्वाइनिंग हुआ है। याद है आपको? हमको लग रहा है कि आप भी थे। मात्र 4 दिन बाकी था 45 वर्ष पूरा होने में, और उसका नौकरी हुआ है। समझ है? तो बड़ी लकी किस्मत था कि 4 दिन पहले सिलेक्शन हुआ, वरना अब बीएड या डीएड के सर्टिफिकेट पे नून बोर बोर के खीरा खाते हैं, जैसे कि अब कौन उसका वैल्यू रह जाएगा। तो उम्र वाला 10 वर्ष का मैटर हमको लग रहा है कि सबके साथ में भी देगा। 40-45 तो होगा ही, समझ आया? हाँ 45 होगा। और ये तो भाई विवादित है, इसके ऊपर हम भी विरोध करते हैं। कह रहा है तो हम आपको मात्र 3 बार चांस देंगे। अरे अधिकारी लेवल का बीपीएससी होता है, उसमें अनलिमिटेड बार चांस है, और आप शिक्षक के लिए ले रहे हैं और एकरा में करेंगे 3 बार चांस है। फर्स्ट बार एग्जाम दिए और पास नहीं हुए, वो अगर तो हम ही कहेंगे कि अभी तक जांचते रही कि क्वेश्चन क्वेश्चन होता है। दोबारा एग्जाम दिए और वो कहेंगे कि तनी मनी प्रॉब्लम रहे, पहाड़ी मरगुल भैंस मरगुल वो मेरा। आप तिबारा एग्जाम दिए और यहू में पास नहीं हुए, तो कहेगा और आपका पत्ता कट गया, बात खत्म। फिर से सीटेट देके क्या कर लीजिएगा? उस फिर से सीटेट देने से कोई मतलब है? हमारे पास 8 गो सीटेट का सर्टिफिकेट है, तब तो 8 के 24 बार हम दे सकते हैं यूपीएससी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा बात, ये जो नियम है 3 बार ही आपको मौका देंगे। हम करें जो यूपीएससी एग्जाम लेता है वो भी 6-7 बार मौका देता है, 6-7 गो अटेम्प्ट दे रहा है। ये नियम को संशोधन करना चाहिए सरकार को। आगे हर साल लेगा नहीं, उम्र निकलते जाएगा। ये सब मुद्दा तो निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। 3 बार वाला सरकार को ये बात हटा लेना चाहिए, गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। और कोई मुद्दा है आपके सामने, आपके मन में? हाँ, एक बात इनका है कि हिंदी के लैंग्वेज से क्वेश्चन रहेगा कि नहीं। देखिए, इसमें लैंग्वेज से क्वेश्चन रहने का हमारा अपना अनुमान है 1% चांस है कि रहेगा, बाकी 99% चांस है कि इसमें हिंदी से, संस्कृत से या लैंग्वेज से क्वेश्चन नहीं रहेगा। उसके लिए आपसे सीटेट में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये आपका एक अलग तरीके के मेरिट मेघा बनाने वाला है, तो इसमें लैंग्वेज से क्वेश्चन नहीं रहेगा। और बात, अगर आप करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर से क्वेश्चन ठीक ठाक रहता है। करंट अफेयर के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण जो मासिक तौर पे आता है उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि करंट अफेयर केकरो ना भेजा इसका। आज पढ़िए, अजीब अजीब नाम याद करिए, काले बदल जाएगा, काल दूसरा हो जाएगा। आईपीएल के बारे में पूछ दे, हमारा पता नहीं कि कौन है लखनऊ टीम का मालिक, कौन है बुकर मालिक, ये सब हमको खुद नहीं याद है। तो बड़ा समस्या होता है। करंट अफेयर रेगुलर का चीज है। और कौन समस्या है? ऑनर्स पेपर वाला मैटर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है और इस मुद्दा पे तो हम सभी को चर्चा करना चाहिए। देखिए, अगर देखा जाए टीजीटी पीआरटी का एग्जाम जो नवोदय विद्यालय में होता है, या जो केबीएस में होता है, या जो यूपी में होता है, या मान लीजिए झारखंड में होता है, जहां भी आप ऊपर लेवल का बात करेंगे 9, 10, 11, 12, यहाँ पे वैल्यू दिया जाता है विषय का। और जैसे ही लो लेवल में आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां तक में, 6 से 8 तक में, यहाँ विषय का वैल्यू कम और आपके टीचिंग करने का मेथड, बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था, खेल खेल में शिक्षा प्रदान करने का बात, ये सब चीज ज्यादा देखा जाता है। इधर लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस ज्यादा है और इधर विषय का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अगर आप सीटेट का भी एग्जाम दीजिएगा तो 1 to 5 में सब में से तनी पूछा जाएगा, और वही 6 to 8 में जाइएगा तो वहां लैंग्वेज डिवाइड कर देता है कि भाई अगर आप 6 to 8 में है तो साइंस क्या है, तो साइंस से क्वेश्चन पूछेंगे,
आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स से क्वेश्चन पूछेंगे। वही बात 9-10 में जाते हैं तो जो ऑनर्स विषय है ओकरा पे में क्वेश्चन आने लगता है कि जैसे हिस्ट्री ऑनर्स है, फिजिक्स ऑनर्स है, तो इससे स्पेशली क्वेश्चन पूछेगा खाली और खाली फिजिक्स से, मैथ से। अगर हम हिस्ट्री ऑनर्स है तो हमसे कहेगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछेंगे। तो 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट से जमका के क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे जैसे अपर लेवल में जाते हैं, जो लोग 11वां-12वां का स्टेट पास है, वो जिस विषय से है उसी विषय का क्वेश्चन पूछा गया होगा। अब आप बताइए कि जब 11वां-12वां का ये बीपीएससी एग्जाम लेगा तो क्या इनके लिए ऑनर्स विषय वाला सब्जेक्ट देगा कि हम जो अभी बता रहे थे 75 नंबर वाला वो वाला देगा? कौन वाला देना चाहिए? ऑनर्स वाला देना चाहिए। तो ऑनर्स वाला ए स्टेट में कौन सी लिया था? ए स्टेट में तो ऑनर्स वाला ले ही लिया। आपसे विषयगत की बात करें 6 से 8 में तो ले ही लिया। तो हमारे हिसाब से इसमें लेवल भले बढ़ा दे या ऑनर्स का हल्का फुल्का क्वेश्चन बढ़ा दे, लेकिन देगा सबनी से। हमको लग रहा है ऐसा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लग रहा है कि नहीं, ऑनर्स जो है उसी से एग्जाम लेना चाहिए। तो इसके ऊपर संशय बरकरार है और ये संशय का निर्णय होगा कब? 5-7 दिन बाद। 1 हफ्ता वेट करिए, जैसे ही आएगा नियमावली हम पूरा बता देंगे कि क्या उसमें होगा। और उसी के ऊपर तो सारा हम लोग का तैयारी टिका हुआ है। ऑनर्स पेपर का करेगा तो भाई सबको हम आपको बता दे, अभी हाथ जोड़ लेंगे। ऑनर्स पेपर का करे तो किसी का फिजिक्स है, किसी का केमिस्ट्री है, किसी का बायोलॉजी, किसी का और शास्त्र हम की तरह पढ़ाएंगे। अलग अलग विषय के लिए अलग अलग शिक्षक बुलाना है। और जिसका इतिहास है तो मैथ पढ़ने का लिए इतिहास के लिए अलग विषय पढ़ाना पड़ेगा, वो अलग ही पढ़ेगा। मैथ वाला अलग ही पढ़ेगा, फिजिक्स वाला अलग ही पढ़ेगा। अगर सम्मिलित रूप से एक जैसा फॉर्मेट रहा तभी एक में चल पाएगा, और नहीं रहा तो हाथ जोड़ना पड़ेगा। ये सब डिपेंड करता है सिलेबस के ऊपर। आपका अपना जो ऑनर्स विषय है उसके ऊपर तनी ज्यादा ध्यान दीजिए। मान लीजिए आज से आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किए, तो जो आपका ऑनर्स विषय है, सब्सिडी विषय है, वो वाला विषय है पहले पढ़ना शुरू करिए। 1 हफ्ता तब तक होगा, आइए जाएगा। समझ में आया? तो आप अपने विषय को पढ़िए। और कोई सवाल? आप कोई सवाल नहीं है? चाची ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? अच्छा एक बात और, ढेर लोग कह रहे हैं कि सर फीस क्या रखिएगा, क्लास का फी क्या रखिएगा, ये वाला मुद्दा अगर बता देना हो। हाँ बंद करिए। अब फीस उस रिकॉर्डिंग